हेलो फ्रेंड्स, बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक सीरीज़ की शुरुआत की गई है। तो ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है, यानी पहली क्लास है। आज इस क्लास के अंदर हम शिक्षा का अर्थ, मिड डे मील योजना, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षा शब्द का अर्थ विद्या अथवा ज्ञान की प्राप्ति है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीख देना या सिखाना। और शिक्षा का एक मतलब ये भी होता है आत्मज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा का अर्थ तो सीख हुआ, और क्रिया का जो शब्द है शिक्षण, उसका अर्थ होता है सिखाना या शिक्षा प्रदान करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जीवन भर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। फ्रेंड्स, शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, जो लैटिन लैंग्वेज के 3 शब्दों से बना है: एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर। एजुकेटम टू ग्रो, यानी शिक्षण कार्य करना या अध्यापन करना। एजुकेयर पालन पोषण करना, और एजुसियर पथ प्रदर्शन करना यानी लीड आउट करना। और अगर एक और मीनिंग ई ड्यूको देखा जाए तो ई का मतलब अंदर से और ड्यूको मतलब आगे बढ़ना। तो एजुकेशन का प्रॉपर मतलब हो जाता है अंदर से आगे बढ़ना। और इसकी काफ़ी सारी परिभाषा भी दी हुई हैं, जैसा कि प्लेटो ने कहा है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है। फ्रॉबेल ने कहा है, शिक्षा का कार्य प्राकृतिक विकास को उसके लक्ष्य की ओर ले जाना है। गांधी जी ने कहा है, बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है। और जॉन डीवी ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिससे वह वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और भविष्यों की आशाओं को पूरा कर सके। शिक्षा व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में वह पशु के समान ही रहता है। इसके अलावा शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं: पहला व्यक्ति, दूसरा वातावरण, तीसरा समय। व्यक्ति सबसे प्रमुख घटक है, क्योंकि वही ऐसा इंसान है जो शिक्षा ग्रहण करता है। व्यक्ति के बाद जो वातावरण है वो शिक्षा का ऐसा घटक है जिसका प्रभाव व्यक्ति की शिक्षा प्रक्रिया पर होता है। समय के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन होता है, इसलिए समय भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। इन तीनों घटकों के अतिरिक्त व्यक्ति का वंशानुक्रम भी एक महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि व्यक्ति में जो जन्मजात संस्कार होते हैं उस पर उसके वंशानुक्रम का स्पष्ट प्रभाव पड़ता ही है। अब बात करें यदि शिक्षा के उद्देश्यों की, तो शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए समाज और देश के हित के लिए इसके उद्देश्य का निर्धारण बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि समाज और देश में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए शिक्षा के उद्देश्यों पर भी समय के अनुसार परिवर्तन होते ही रहते हैं। उदाहरण के लिए वैदिक काल में वेद मंत्रों की शिक्षा को ही पर्याप्त माना जाता था, परंतु वर्तमान काल में मनुष्य के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की शिक्षा के बिना मनुष्य को लगभग अशिक्षित ही माना जाता है, क्योंकि अब दैनिक जीवन में भी कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ा है। प्राचीन काल में जो शिक्षा के उद्देश्य थे उनमें चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, संस्कृति, सामाजिक कर्तव्य, ये सब विकास थे। जबकि आज की शिक्षा में भी ये सब है, किंतु उनके साथ भी बहुत सारे उद्देश्य इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कि शिक्षा द्वारा उत्पादकता बढ़ाना, शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण करना, शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इस तरह देखा जाए तो शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यावसायिक विकास, राजनीतिक विकास, ये सब भी शिक्षा के ही बहुत सारे उद्देश्य माने जाते हैं। अब बात की जाए वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली की, तो आज 10+2+3 शैक्षिक ढांचे की व्यवस्था है,
जिसे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में विभाजित किया गया है। राममूर्ति समीक्षा समिति के अनुसार प्राथमिक शिक्षा को भी 2 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक। प्राथमिक स्तर में कक्षा 1 से 5 और उच्च में कक्षा 6 से 8। प्राथमिक के बाद माध्यमिक को भी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, 8 से 10 माध्यमिक या हाई स्कूल और 11 से 12 उच्च माध्यमिक या सीनियर सेकेंडरी। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए त्रिवर्षीय स्नातक यानी कि आपकी कोई भी 3 साल की ग्रेजुएशन में प्रवेश दिया जाता है, और उस ग्रेजुएशन यानी स्नातक के बाद 2 वर्ष के परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की व्यवस्था की गई है। अब है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राथमिक शिक्षा यानी उसका सार्वभौमिकरण, जिसका अर्थ होता है इसे सबके लिए उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए 1ली से 8वीं तक निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट और अनिवार्य यानी कंपलसरी शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो तथा 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल को न छोड़ें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम यानी कि मिड डे मील, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष, ये सभी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात की जाए मिड डे मील योजना की, तो ये 15 अगस्त 1995 में शुरुआत की गई इसकी। अगर देखा जाए क्यों की गई, तो शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने के लिए, बच्चों की प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ाने या फिर उसमें सुधार करने के लिए। 80% उपस्थिति अगर अटेंडेंस अगर बच्चे की होगी तो उनको प्रति माह 3 किलो गेहूं या चावल देने की व्यवस्था की गई थी, परंतु ये कुछ समय बाद बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें लाभ बच्चे को नहीं जबकि बच्चे के परिवार को हो रहा था। इससे बच्चे को तो अपना कोई फ़ायदा ही नहीं लगा आने का, तो सरकार ने कच्चा भोजन ना देकर पक्के पकाए भोजन की व्यवस्था की 1 सितंबर 2004 से, जिसमें 4 दिन तो चावल से बना हुआ भोज्य पदार्थ दिया जाएगा और 2 दिन गेहूं से बना हुआ, कम से कम 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन वाला। इसके अलावा बात की जाए तो 15 अगस्त 1995 को हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे नरसिम्हन राव, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी फॉर प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शंस के लिए। सबसे पहले 1925 में मद्रास कॉरपोरेशन में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसकी शुरुआत कर दी थी। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो 29 सितंबर 2009 को 6, 7 और 8 क्लास के बच्चों के लिए भी इसकी शुरुआत की गई। 360 दिनों में से 210 दिन बदल कर खाना दिया जाएगा। ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में कही थी, जिसे जाकर लागू दिल्ली ने 29 सितंबर 2009 को किया था। तो फ्रेंड्स, अगर अब बात की जाए अगले टॉपिक की, तो वो है RTE 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिनियम 2009 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया, जो जाकर 1 अप्रैल 2010 को एक्टिवेट हुआ था, जिसमें बात की गई 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना। यह अधिनियम मूलतः 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसे पारित किया गया, जबकि उससे पहले 25 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा से पास हुआ था और प्रेसिडेंट ने इसको 20 अगस्त 2009 को एक्टिवेट किया और इस पे हस्ताक्षर 26 अगस्त 2009 को हुए और 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे भारत में लागू किया गया।
इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दूसरी, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तीसरी, यदि 6 से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार ही उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। चौथी, इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सरकार और स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर 3 वर्ष की तय अवधि में एक विद्यालय का निर्माण करवाना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। नंबर 5, सत्र के दौरान छात्र कभी भी प्रवेश पा सकता है। नंबर 6, उम्र प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में भी बच्चे का प्रवेश ज़रूर होना चाहिए, उसे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 7, प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेने वाले छात्रों को एक प्रमाण पत्र भी ज़रूर दिया जाएगा। नंबर 8, राज्य सरकारों को बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए लाइब्रेरी, क्लासरूम, खेल का मैदान और अन्य ज़रूरी चीज़ें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। नंबर 9, शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार के लिए एक शिक्षक पर अधिकतम 40 छात्र सुनिश्चित करना, यानी कि 1:40। एक अगर टीचर है तो उस पर 40 बच्चे होंगे एवं इसके लिए 15 लाख नए शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें 1 अक्टूबर 2010 तक प्रशिक्षित भी किया जाएगा। नंबर 10, स्कूल शिक्षक को 5 वर्ष के भीतर ही समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें उनकी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। नंबर 11, स्कूल का बुनियादी ढांचा 3 वर्षों के भीतर नहीं सुधरने की स्थिति में उनकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है। नंबर 12, जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह पूरे देश में लागू होगा। नंबर 13, सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में प्रवेश देने में आर्थिक रूप से कमजोर या गरीब जो छात्र हैं उनके लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नंबर 14, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही होगी, इसलिए वित्तीय खर्च भी दोनों सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके बाद भी इसमें कुछ खामियां रह गई जो ये थी। इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की बात ही नहीं की गई, क्योंकि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो 6 to 14 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए थी। और दूसरी ये अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार समझौते के अनुसार 18 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों को ही बच्चा माना गया है, जिसे भारत सहित 142 देशों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। फिर भी 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षा की बात इस अधिनियम में की ही नहीं गई है। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो का अंतिम टॉपिक है शिक्षा का निजीकरण। इससे अगली वीडियो में हम आपके लिए इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नोत्तर लाएंगे। तो आइए शिक्षा की निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था केवल सरकार द्वारा ही किया जाना संभव नहीं है। इसी बात को ध्यान रखते हुए शिक्षा के निजीकरण के भी प्रयास शुरू किए गए। वैसे तो ब्रिटिश काल से ही निजी संस्थाएं शिक्षण कार्य में संलग्न थी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान और सरकारी सहायता के फलस्वरूप भारत में निजी शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है, क्योंकि अधिकतर निजी शिक्षण संस्थाएं सिर्फ धन कमाने का केंद्र ही बनते जा रहे हैं एवं इनके द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों का शोषण भी हो रहा है। शिक्षा के निजीकरण के यदि कुछ गलत परिणाम सामने आए हैं तो इससे लाभ भी निश्चित तौर पर हुआ है। इसके कारण शिक्षा के प्रसार में तेजी आई है। शिक्षित लोगों को इसके जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और अगर आगे भी इससे जुड़ी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इससे अगली वीडियो में हम इसके ही प्रश्नोत्तर लाएंगे। धन्यवाद।